तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको पता है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम एक वीडियो इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था कि अर्थव्यवस्था के बारे में समझा था, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के अंतर और अर्थव्यवस्था के प्रकार, इन सबको हमने उस वीडियो में देखा था। और ये हमारा वीडियो का दूसरा लेक्चर है, ठीक है, दूसरा लेक्चर है। और ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्कूल, कॉलेज सभी के लिए उपयोगी है भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। आप देख रहे हैं नेचुरल ग्लोरी 2.0 पर इस वीडियो को, ठीक है। और आज की भी इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास, ठीक है। आर्थिक समृद्धि और विकास क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास की माप। फिर हम देखेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहो। वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो देखो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, अगर किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों चीज़ों में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि वह देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी इन तीन बातों पर आपको ध्यान देना रहता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगर ये तीन चीज़ें किसी देश में बढ़ती हैं तो उस देश को माना जाता है कि वो समृद्धि की, आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं, किसी समय अवधि में देश की अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक वृद्धि उस देश की आर्थिक समृद्धि कहलाती है। मतलब अगर किसी देश में, ठीक है, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल यानी लंबे समय तक वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उस देश की आर्थिक समृद्धि में, वह देश आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ रहा है या उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि के परिणात्मक परिवर्तन से संबंधित है, जैसे श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा। मतलब आर्थिक समृद्धि से हमें श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में परिवर्तन का पता चलता है, ठीक है। आर्थिक समृद्धि जो होती है वो श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी, व्यापार की मात्रा को दर्शाती है। आगे देखते हैं इसमें, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। मतलब किसी देश की आर्थिक समृद्धि निकालने के लिए सबसे अच्छा और सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला मापदंड कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक, सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, आगे है हमारा आर्थिक विकास, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक समृद्धि में हमने देखा था कि जीडीपी, सकल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो हम बोलते हैं कि उस देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है। परंतु आर्थिक विकास में हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, जैसे शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुओं में वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय, इन सभी में जब वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उस देश में आर्थिक विकास हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। इसको हम सरल शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि मानव विकास को ही हम आर्थिक विकास कहते हैं। अगर मानव के जीवन स्तर में बेहतर से बेहतर वृद्धि होती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है, ठीक है। और ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सभी को आर्थिक विकास की माप में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया मैंने आपको कि आर्थिक विकास की माप में वे सभी चर सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। जितने हमने यहाँ पे पीछे लिखे हुए हैं उससे भी अधिक होते हैं, ठीक है।
जो कि वो हर एक चीज़ जो मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होती है, अगर उसका विकास होगा तो हम कह सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर के सुधार में वृद्धि उस देश का आर्थिक विकास कहलाता है। मतलब अगर किसी देश में जो नागरिक रह रहे हैं तो उन नागरिकों के जीवन स्तर में जो सुधार होता है, उस सुधार में अगर वृद्धि होगी तो हम कहेंगे कि उस देश का आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, अर्थात मानव के जीवन स्तर में सुधार ही आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि जो थी हमारी वो उत्पादन की वृद्धि से संबंधित थी, परंतु आर्थिक विकास जो है वो आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक, परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। उन सभी परिवर्तनों से संबंधित है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, जिनसे मानव जीवन के जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक है, देखो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? उस देश में उपस्थित प्राकृतिक संसाधन और पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। ठीक है, इन तीन चीज़ों पर किसी भी देश के आर्थिक विकास निर्भर करता है। आगे दिया है, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। ये एक अर्थशास्त्री थे और कब जीता था इन्होंने? 1999 में। ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया। गरीबी चाहे किसी भी रूप में हो। ठीक है, ये किसने परिभाषित किया था? गरीबी के विरुद्ध लड़ाई, महबूब उल हक। ठीक है, ये दोनों नाम और ये डेट आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं आर्थिक विकास की माप, इसको समझते हैं। विभिन्न देशों की आर्थिक माप तथा विभिन्न देशों आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने के 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। ठीक है, किसी देश का आर्थिक विकास की माप और आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति के 5 दृष्टिकोण हैं। तुलनात्मक स्थिति मतलब आर्थिक विकास के आधार पर तुलना की जाती है। ठीक है, अन्य देशों के साथ, यानी इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, कि किस देश का कौन सा स्थान होता है विश्व के विभिन्न देशों के साथ। विश्व के विभिन्न देशों के साथ किस देश का कौन सा स्थान है। तो इसमें पहला है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, बेसिक नीड इंडेक्स। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो ये क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और पेयजल, ठीक है, की उपलब्धता, अर्थात लोगों के रहन सहन के स्तर पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें रोटी, कपड़ा और मकान और पेयजल यानी रहन सहन के स्तर पर आंकड़े तैयार किए जाते हैं और इन आंकड़ों को देश के आर्थिक विकास ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये काम है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम का, और इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है हमारा जीवन की मौलिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेट इंडेक्स। ये क्या है? इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया था। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है कि मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किसका प्रतिपादन किया था? जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम का। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि ये आखिर है क्या। इसमें 3 आंकड़ों के औसत मान का उपयोग करके यह सूचकांक तैयार किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये सूचकांक 3 आंकड़ों के औसत मान का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो वो 3 आंकड़े हैं। पहला है शिशु मृत्यु दर, ठीक है, दूसरा है वयस्क साक्षरता दर और तीसरा है 1 वर्ष की जीवन प्रत्याशा। किसी देश की ये तीनों आंकड़ों के औसत मान का उपयोग करके यह सूचकांक यानी जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके आंकड़े तैयार किए जाते हैं। यह सूचकांक 0 से लेकर 100 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। ठीक है, 0 से लेकर 100 के पैमाने पर तैयार किया जाता है और इस सूचकांक का अधिकतम मान 100 होता है।
क्योंकि पैमाना ही 100 का है और न्यूनतम मान 1 होता है। भले ही 0 से यह सूचकांक तैयार किया जाता है, 0 से 100 के बीच में तैयार किया जाता है, परंतु इसका न्यूनतम मान 1 माना जाता है क्योंकि 0 की गणना नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और एक है हमारा उत्तम स्थिति और एक है खराब स्थिति। ये क्या है? जब सूचकांक का माप 1 से, ठीक है, 1 से 100 की ओर गिरता है तो वो होती है हमारी उत्तम स्थिति, क्योंकि 1 से 100 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो उत्तम स्थिति है, मतलब विकास हो रहा है। ठीक है, परंतु वही पैमाना जब 100 से 1 की ओर गिरता है तो हम कहते हैं कि वो स्थिति खराब है, यानी उसमें विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको नोट कर लेना है वीडियो रोककर। तीसरे नंबर पे हमारा क्रय शक्ति समता विधि, परचेसिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी। ठीक है, तो क्रय शक्ति का मतलब क्या होता है? क्रय शक्ति मतलब जिस चीज़ की इच्छा है, जिस वस्तु की इच्छा है, उसको खरीदने की क्षमता ही क्रय शक्ति कहलाती है। ठीक है, इस विधि का सबसे पहले सन 1993 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1993 में इस विधि का पहले प्रयोग किया था और अब विश्व बैंक इसी विधि का प्रयोग करके विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। ठीक है, मतलब विश्व बैंक जो है अब क्या कर रहा है? क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग करके विभिन्न देशों को रहन सहन के स्तर की तुलना करता है, यानी एक देश, कौन सा देश किस नंबर पर है रहन सहन के मामले में, इसका प्रयोग इस रूप में करता है ये। ठीक है, विश्व बैंक। आपको ये भी याद रखना है कि विश्व बैंक रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्रय शक्ति समता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, क्या बोला इसमें कि विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 में क्या हुआ था? क्रय शक्ति क्षमता जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, चौथा इसमें दिया है निवल आर्थिक कल्याण, नेट इकोनॉमिक वेलफेयर। देखो ये जो है इसको अब हम शॉर्ट में NEW बोलते हैं, परंतु पहले इसको MEW बोला जाता था। MEW का मतलब है मेजर इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये क्या है इसको हम समझते हैं। सर्वप्रथम इस धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1989 में डेली और कोब ने किया था, परंतु इसका प्रतिपादक सैमुएलसन को माना जाता है। ठीक है, सैमुएलसन को इसका प्रतिपादक माना जाता है। देखो, सैमुएलसन के अनुसार निवल आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करता है। ठीक है, लोगों के जीवन में जो सुधार होता है उसकी सही से माप करता है कौन? निवल आर्थिक कल्याण सैमुएलसन के अनुसार, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, अब देखो आर्थिक निवल कल्याण निकालते कैसे हैं। इसको निकालने के लिए जो हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP होती है, उसमें से हमें उत्पादन के क्षेत्र की लागत, ठीक है, प्लस आधुनिक नगरीकरण की हानियाँ, प्लस अवकाश और प्लस गृहिणियों की सेवाएं, इन सबको जोड़कर हम जब GNP में से घटा देते हैं, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है? निवल आर्थिक कल्याण। ये आपको नोट कर लेना है। अब पांचवा है मानव विकास सूचकांक, जिसे इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट में इसे HDI बोलते हैं। तो ये क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, इस सूचकांक का, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया था। कब किया था? 1990 ईस्वी में किया था। ठीक है, और ये जो महबूब उल हक तथा उनके सहयोगी किस कार्यक्रम से जुड़े थे, किस प्रोग्राम से जुड़े थे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP से। ठीक है, उन्होंने मानव विकास के लिए 3 आधारभूत आयाम निर्धारित किए थे, यानी तैयार किए थे। उन तीनों को हम देखते हैं। पहला है हमारा उसमें से ज्ञान। ठीक है, दूसरा है ज्ञान के समय जीवन प्रत्याशा। देखो, जीवन प्रत्याशा क्या होती है? एक दी गई उम्र के बाद, ठीक है, यानी एक निश्चित उम्र के बाद जीवन में जो शेष साल या शेष वर्ष बचते हैं, ठीक है,
उन वर्षों की औसत संख्या ही क्या कहलाती है? जीवन प्रत्याशा कहलाती है। ठीक है, तो ज्ञान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और तीसरा प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समायोजन, यानी किसी वस्तु का क्रय करने की क्षमता। ठीक है, यानी खरीदने की क्षमता। देखो, मानव विकास सूचकांक में ज्ञान जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति कार्य शक्ति समायोजन। ठीक है, इस सूचकांक में यानी मानव विकास सूचकांक में इन्हीं तीनों आयामों पर जीवन निर्वाह का स्तर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जीवन निर्वाह का स्तर ज्ञात किया जाता है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, आय आदि के स्तर पर तैयार किया जाता है। ठीक है, जो मानव विकास सूचकांक होता है वो किस पर तैयार किया जाता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर के आधार पर। ठीक है, अब देखो, मानव विकास सूचकांक का अधिकतम मान कितना होता है? 1.0 तक हो सकता है, मतलब 0.1, 0.2 इस तरह से होता है, और अधिकतम मान 1.0 हो सकता है। अब आगे हमें दिया है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इनको हम देखते हैं और समझते हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक संसाधन। तो देखो, प्राकृतिक संसाधन के जब प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि होने के कारण अधिक क्या होगा? अधिक उत्पादन होगा। अधिक उत्पादन के कारण देश की जीडीपी में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। जो वहाँ काम करेंगे तो उनकी प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होगी क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो इन सब में वृद्धि हो रही है, जीडीपी, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में, तो इससे हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि होगी। ठीक है, आर्थिक समृद्धि हो रही है क्योंकि इन तीनों में वृद्धि हो रही है। तो प्राकृतिक संसाधन से आर्थिक समृद्धि होती है और आर्थिक विकास भी होता है। आर्थिक विकास कैसे होता है? देखो, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, उन वृद्धि से क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय का खान पीन में बदलाव आ जाएगा, रहन सहन में बदलाव आ जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें अच्छी मिलने लगेंगी, ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे वो, क्योंकि वो जब उनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाएगी तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाएंगे वो, तो क्या होगा? ज्ञान में वृद्धि होगी। तो जब इन सब में वृद्धि होगी तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है। तो प्राकृतिक जो संसाधन है वो आर्थिक समृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है पूंजी निर्माण। इसको देखो, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो आप मंडी गए और मंडी से आप 75 रुपये का, ठीक है, 75 रुपये का 1 किलो टमाटर खरीद के लाए। ठीक है, 1 किलो टमाटर खरीद के लाए और आपने जब उसको बेचा तो आपने उसको 100 रुपये का बेचा। ठीक है, 1 किलो टमाटर 100 रुपये का बेचा। ठीक है, तो अगली बार जब आप मंडी में टमाटर लेने जाओगे तो आप क्या करोगे? ये 75 रुपये का जो लाए हो, ठीक है, लाए थे आप, उसका तो आप खरीदोगे ही। ठीक है, प्लस में जो 25 रुपये का आपको फ़ायदा हुआ है इससे भी आप खरीद लोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने क्या किया? 100 रुपये का टमाटर खरीद लिया, यानी 25 रुपये का आपने कमा के निवेश किया। ठीक है, तो जब हम निवेश करते हैं तो वही हमारा होता है पूंजी निर्माण, यानी आपने पूंजी का निर्माण यहाँ पे किया है। ठीक है, तो जब पूंजी निर्माण होता है तो क्या होता है? जीडीपी में सुधार आता है। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है और हमारे रहन सहन में और हमारे जीवन शैली में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। ठीक है, तो पूंजी निर्माण भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करने में। अगला है औद्योगिकीकरण की वृद्धि। देखो, उद्योग जो होते हैं वो लोगों को रोज़गार देता है। ठीक है, उद्योग लोगों को रोज़गार देता है, जिससे लोग अपना खर्चा चलाने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, लोग अपना खर्चा चलाने में समर्थ हो पाते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उनको रोज़गार करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा तो वो खर्चा भी करेंगे। खर्चा करने से क्या होगा? उनके जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा और परिणाम स्वरूप हमें विकास देखने को मिलता है। ठीक है, देश का विकास देखने को मिलता है। औद्योगिकरण से जो उत्पादन हो रहा है उससे क्या होगा? जीडीपी में वृद्धि होगी। ठीक है, क्योंकि उत्पादन अधिक हो रहा है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो उत्पादन में वृद्धि होगी तब भी क्या होगा? हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी, यानी वृद्धि होगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला है राजनीतिक स्थिरता। देखो, कोई विदेशी हमारे देश में निवेश करने आएगा तो निवेश वो कब करेगा? जब हमारे देश की सरकार स्थायी होगी। ठीक है, यानी बदलेगी नहीं, स्थायी रहती है जब किसी देश की सरकार, तब विदेशी निवेश करते हैं। अब मान लो कि
अगर सरकार स्थायी नहीं है या आपके देश में, हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो अपना निवेश हमारे देश में क्यों करेगा? क्यों करेगा? जैसे जब हमारे देश के नागरिक ही जो उसमें रह रहे हैं, हमारे देश के नागरिक वो ही सुरक्षित नहीं हैं, तो वो जो विदेशी निवेश करेगा उसका पैसा और वो कैसे सुरक्षित रहेगा जब हमारे देश के अपने नागरिक ही सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, तो राजनीतिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण कारक है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को प्रभावित करने में। तो ये थे इसके कारक। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।